स्वागत है आप सभी का सवीन क्लासेस एबीएसडी में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आरपीएससी स्कूल लेक्चरर कॉमर्स पेपर 2 का सिलेबस कि कौन कौन से वो टॉपिक है जो हम हमारी अपकमिंग क्लासेस में कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। तो आज की क्लास में हम हमारा टॉपिक कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। तो इसके लिए हमारी ये क्लास 1 है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग होता क्या है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है। इनका जो सामान्य अर्थ है वो हम समझेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे इनकी डेफिनेशन। जो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन नहीं या कोई संस्था है या कोई ऑथर है जिन्होंने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है तो हम उसको देखेंगे। फिर देखेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का कंपैरिजन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। फिर है एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग। हम बुक कीपिंग कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अकाउंटिंग के बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। हम कॉमर्स से पेपर दे रहे हैं स्कूल लेक्चरर का, तो हमें 11th-12th को कॉमर्स आगे पढ़ानी है, अकाउंट्स पढ़ानी है, तो हमें अकाउंटिंग का बेस है वो भी क्लियर होना चाहिए। तो हम अकाउंटिंग के बारे में भी जो बेसिक डिटेल्स है वो भी हम देखेंगे। अकाउंटिंग के एलिमेंट मतलब अकाउंटिंग किन चीज़ों से, किन तत्वों से, किन फैक्टर से मिलके बनी है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के उद्देश्य क्या है, लेखांकन के उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है हमारा। फिर है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने से, लेखांकन से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या हमें लाभ है। सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, वैसे अकाउंटिंग में भी कुछ कमी है, लेखांकन की भी सीमाएं हैं, तो हम उन सीमाओं को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण शब्दावली, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि परचेज किसे कहते हैं, तो परचेज हमें पता है किसे कहते हैं, लेकिन हम कभी कभी इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो ये वोकैब भी हमारी अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेखांकन का सामान्य अर्थ। मान लो हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं, तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो लेन देन है, ये किस नेचर का है, ये वित्तीय प्रकृति का है या नहीं है, ये फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अब हमने रॉ मटेरियल खरीदना है, तो अभी तक हमने क्या किया है, उसके लिए ऑर्डर प्लेस करा है। हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके लिए हमने ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर देना रिलेटेड टू बिजनेस ही है, बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। ऑर्डर प्लेस करना फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है, इसीलिए हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग के लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। तो हमने हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है, ये वित्तीय प्रकृति का है या नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है कि अगर ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है, तो ये क्या हम इसे मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मनी में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर ये फाइनेंशियल नेचर का है और हम इसे मुद्रा में भी मेज़र कर पा रहे हैं, पैसे में, रुपए में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो हम इसे क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो सबसे पहले क्या देखना है कि बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन है वो वित्तीय प्रकृति का अगर नहीं है तो हम इसे रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। अगर वो वित्तीय प्रकृति का है तो क्या हम इसे मुद्रा में, क्या हम इसे मॉनेटरी टर्म में मेज़र कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ऑर्डर प्लेस करा। लेकिन अगर हम इसे मॉनेटरी फॉर्म में मेज़र कर पा रहे हैं, मतलब हमने एडवांस दिया 10,000 रुपये, तो ये मुद्रा में व्यक्त हो रहा है, तो हम इसे क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। हम इसे क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने हमारे बिज़नेस में कोई भी ट्रांज़ैक्शन हुआ तो हमने सबसे पहले उसे आइडेंटिफ़ाई किया कि वो फ़ाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। अगर वो फ़ाइनेंशियल नेचर का है तो क्या हम उसे मॉनेटरी फॉर्म में मेज़र कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर कर पा रहे हैं तो हम इसे क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, क्लासिफ़ाई करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। हम उसका वर्गीकरण करेंगे, हम लेज़र में पोस्टिंग करेंगे। जो भी ट्रांज़ैक्शन जिस अकाउंट से रिलेटेड है, तो सेम नेचर के जो भी ट्रांज़ैक्शन है उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, एक जगह लिख लेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो आइडेंटिफ़ाई करने के बाद हमने मेज़र कर लिया, मेज़र करने के बाद हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया, हमने उसे क्लासिफाई कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम उसे क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। मतलब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, P&L अकाउंट बना लेते हैं, हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो ये एक संक्षिप्त रूप में इसको व्यक्त कर लेते हैं हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को। समराइज करने के बाद हम इसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या करते हैं, हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। अगर इतना प्रॉफिट हुआ है तो इसके कारण क्या रहे, अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो इसके कारण क्या रहे। इसके बाद ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ये जो लेखांकन वाली सूचना है, इसको हम क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे, संप्रेषित कर देंगे। किसको कर देंगे, ऐसे यूजर्स को जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या है, इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, अकाउंटिंग। ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं हम, अकाउंटिंग। एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा है। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं, हमारे जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसे पहचानते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये फाइनेंशियल नेचर के है या नहीं है। क्या हम इसे मॉनेटरी फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम इसे मॉनेटरी फॉर्म में मेज़र कर पा रहे हैं तो हम इसे क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। हमारी बुक्स में क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, अकाउंट्स में डालना, अकाउंट्स में इनको लिख देंगे। जो जैसे नेचर का है उस नेचर के अकाउंट में उसको लिख देंगे। सेम नेचर के जो ट्रांजैक्शन उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उसका बैलेंस निकाल लेंगे। क्लासिफिकेशन करने के बाद हम इसे क्या कर लेंगे, समराइज कर लेंगे। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, तो उन ट्रांजैक्शंस को क्या कर देंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे उनका। उसके बाद उसको समराइज कर लेंगे, उसको एक संक्षिप्त रूप में समरी फॉर्म में प्रेजेंट कर लेंगे। समराइज करने के बाद उस ट्रांजैक्शंस का, उस अकाउंट्स का, उस बैलेंस का एनालिसिस करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे। और ये जो सूचना है, ये जो रिजल्ट है, ये जो हमारी वित्तीय स्थिति निकल के आई है, जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या फिर क्यों हो रहा है, इसका जो एनालिसिस है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इसकी जो रिपोर्ट्स है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे, संप्रेषित कर देंगे। किसको, यूज़र्स को। ऐसे यूज़र्स जो हमारी संस्था के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है। अब दूसरे लोग हमारे अकाउंट्स में क्यों इंटरेस्टेड होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी संस्था के अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कुछ हैं इंटरनल यूज़र, कुछ एक्सटर्नल यूज़र। संस्था के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। बात करूँ अगर मैं किसी एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय हमारे अकाउंट्स देख के क्या पता लगाएगा कि ये संस्था में प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है, लॉस ज़्यादा हो रही है। अगर प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, बड़े लेवल पे चल रहा है, तो वो क्या सोचेगा, मुझे सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए वो क्या देखते हैं, हमारे अकाउंट्स को चेक करता है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ ओनर की, ओनर कोई बिजनेस रन कर रहा है, दो तरह के प्रोडक्ट वो बनाता है, तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के क्या चेक करेगा कि जो प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी मैं बना रहा हूँ, क्या मुझे उसमें प्रॉफिट हो रहा है, या लास्ट ईयर से किसके प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, या लास्ट ईयर से किसके प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में मुझे लॉस हो रहा है। अगर किसी के प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में लॉस हो रहा है तो क्या वो कंटिन्यू उसे बनाएगा, वो उसे बंद कर देगा। तो ये सारी चीज़ें ओनर को कैसे पता चलती है, इसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलती है। वैसे ही एक्सटर्नल यूज़र हैं हमारे कुछ, जैसे कि गवर्नमेंट,
अब गवर्नमेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों इंटरेस्टेड रहेगी? टैक्स टैक्स आएगा ना। अगर कोई संस्था, कोई व्यक्ति अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको क्या, सरकार को क्या मिलेगा? टैक्स भी तो मिलेगा। जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। या फिर कोई बैंक है, अब हमारी संस्था क्या करना चाहती है? लोन लेना चाहती है एसबीआई बैंक से। तो एसबीआई बैंक सीधा लोन दे देगा क्या? नहीं, वो पहले क्या कहेगा कि आप अपने अकाउंट्स हमें चेक कराइए, हम देखेंगे कि आपकी सॉल्वेंसी कैपेसिटी कैसी है, आप जो हमसे लोन लेंगे क्या वो लोन आप रीपे कर पाएंगे, क्या आप इंस्टॉलमेंट चुका पाएंगे टाइम से, एनपीए नहीं हो जाए। तो इसीलिए बैंक क्या चेक करती है? हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखती है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करती है, ये देखने के लिए कि मुझे इस संस्था को लोन देना चाहिए, हमें इस संस्था को पैसे रुपए देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो ये यूजर्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करा? लेखांकन का सामान्य अर्थ हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं पुस्तपालन का सामान्य अर्थ, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग किसे कहते हैं? व्यापारिक लेन देन को प्रारंभिक पुस्तकों व खातों में लिखना। तो बुक कीपिंग में क्या आता है? कोई भी ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए? हमारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। वो ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। वो ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए? मनी में मेजरेबल होना चाहिए। अब ये ट्रांजैक्शन मनी में मेजरेबल है तो इसे हम क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। किस में रिकॉर्ड कर लेंगे? हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। किस में रिकॉर्ड कर लेंगे? हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आती है? हमारी जर्नल। या फिर आपका बिजनेस बड़ा है तो क्या आ जाएगी? सब्सिडरी बुक्स। अब रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद हम इसे क्या कर देंगे? क्लासिफाई कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? हम वर्गीकरण कर देंगे। लेजर में क्या कर देंगे? हम पोस्टिंग कर देंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। तो अगर मैं कहूँ सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या होता है? बुक कीपिंग होता है, जहाँ पे हम हमारे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं और उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं और बैलेंस निकालते हैं। तो बुक कीपिंग में लेजर पोस्टिंग, वर्गीकरण तक का काम शामिल होता है। तो यही इसमें लिखा है, व्यापारिक लेन देन को प्रारंभिक पुस्तकों व खातों में लिखना होता है। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसके बाद उसको क्लासिफाई करना और उनको पोस्ट करना लेजर में, ये क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, पहले जो हमारी बुक्स आती थी वो 11th-12th में अकाउंटेंसी नाम से आती थी, अब तो शायद फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम से आती है। तो पहले क्या अकाउंटेंसी नाम से आती थी। अकाउंटेंसी का मतलब लेखा शास्त्र, वाइड एरिया होता है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, वो जो सिस्टमेटिक नॉलेज है, जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का, जो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करके हम हमारे अकाउंट्स बनाते हैं, तो ये सारी जो नॉलेज है इसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी कहते हैं। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो डेली ट्रांजैक्शन होता है, डेली माल खरीदते हैं, डेली माल बेचते हैं, डिस्काउंट मिलता है, एक्सपेंस होते हैं, हर महीने वेजेस पे होती है। तो ये सारे ट्रांजैक्शन जो रेकरिंग नेचर के हैं उनको हम हमारी ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है जिन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, ये क्या होने चाहिए? बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए और मनी में मेजरेबल होने चाहिए, चाहे होली चाहे पार्टली, उसी को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो नॉन मॉनेटरी है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या है? रूटीन वर्क है। जो रेकरिंग नेचर का होता है वो हमारा रूटीन वर्क है। इसके लिए किसी स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता है? नहीं। इसके लिए किसी एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता है जैसे अकाउंटेंट या सीए? नहीं। इसके लिए किसी स्किल की आवश्यकता है? नहीं। ये काम कोई क्लर्क भी कर सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि बुक कीपिंग सबसे पहले आता है। जैसे ही बुक कीपिंग कंप्लीट हो जाता है कौन आएगा? अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग कंप्लीट होते ही क्या शुरू हो जाएगा? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग कंप्लीट होने के बाद क्या शुरू हो जाता है? इन्वेस्टिगेशन। तो ये है हमारा बुक कीपिंग। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक संस्था है, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जैसे हमारे यहाँ पे ICAI है, वैसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है। 1941 में इन्होंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी थी कि लेखांकन का जो संबंध है वो लेन देन व घटनाओं से है। ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे इवेंट जो हुल्ली और पार्टली वित्तीय प्रकृति के हैं, फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिन्हें हम मुद्रा के रूप में, मॉनेटरी फॉर्म में प्रभावशाली ढंग से सिग्निफिकेंटली रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं, और उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो ये सब काम करने की जो कला है, इसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। तो AICPA ने क्या कहा है? अकाउंटिंग को एक कला कहा है। उन्होंने कहा है कि अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं सिग्निफिकेंट मैनर में इन टर्म ऑफ मनी। और ये जो ट्रांजैक्शन और इवेंट है, इसका नेचर क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल होना चाहिए। उसके बाद 1966 में AAA अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने भी डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की। इन्होंने क्या कहा है? लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को पहचानने, आइडेंटिफाई करने, मापने, संप्रेषित करने की ऐसी प्रक्रिया है। तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन अकाउंटिंग को क्या कहा है? ऐसी प्रक्रिया कहा है जिसमें हम आर्थिक सूचनाओं को पहचानते हैं, मापते हैं और संप्रेषित करते हैं, जिसके आधार पर जो भी यूज़र है वो डिसीजन लेते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। किससे कम्युनिकेट करते हैं? ऐसे यूज़र्स को जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है। ऐसे यूज़र इंटरनल भी हो सकते हैं, आंतरिक भी हो सकते हैं और बाह्य भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूज़र भी हो सकते हैं, ताकि वो डिसीजन ले सके। अब हमने क्या क्या कर लिया है? मीनिंग कर लिया है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का। डेफिनेशन हमने देख ली है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की। अब हम कर लेते हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन किसका देखना है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग उसके बाद आती है। उसके बाद बुक कीपिंग में क्या होता है? कौन सी प्रोसेस आती है? बुक कीपिंग में क्या करते हैं हम? रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, और अकाउंटिंग में समराइजिंग। बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शंस को मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस किया जाता है थ्रू P&L और बैलेंस शीट। और इसमें क्या बनाते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड लीजर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना। किसका? आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस का। किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और इसमें हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग में हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, लाभ हानि है वो निकालते हैं, और हमारा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी डेट पे हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो पता लगाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे पता चलती है हमें? प्रॉफिटेबिलिटी हमें पता चलती है हमारे ट्रेडिंग P&L से। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है हमें? बैलेंस शीट से। नेक्स्ट है बुक कीपिंग जो है हमारा रूटीन वर्क है, और इसके लिए किसी स्पेशल स्किल या नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। और जो अकाउंटिंग है वो एनालिटिकल वर्क है, इसमें हमें स्पेशल स्किल और नॉलेज की आवश्यकता है। ये कोई अकाउंटेंट या CA या कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है। बुक कीपिंग हमारा आधार बन जाता है अकाउंटिंग के लिए, और बुक कीपिंग के बाद में क्या स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग।
किन फैक्टर से, किन तत्वों से मिलके अकाउंटिंग बना है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय किन किन चीज़ों से मिलके बनती है। जैसे हमारा चाय पत्ती है, दूध है, मसाला है, पानी है। तो ये सब क्या हो गए, चाय के एलिमेंट हो गए, तत्व हो गए। वैसे ही अकाउंटिंग करने के लिए किन फैक्टर्स का होना कंपलसरी है। इनमें से अगर एक भी एब्सेंट होता है तो अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो पहला क्या है, इकोनॉमिक इवेंट। जो भी घटनाएं हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी इवेंट है, वो कैसे होने चाहिए, इकोनॉमिक होने चाहिए, पैसे से रिलेटेड होने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर एग्जाम में पूछते हैं कि अकाउंटिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, तो इकोनॉमिक इवेंट है। अगर इवेंट ही इकोनॉमिक नहीं होगा, फाइनेंशियल नेचर का नहीं होगा, वित्तीय प्रकृति का नहीं होगा, तो क्या हम फर्दर प्रोसेस कर पाएंगे, आगे आइडेंटिफाई करने के बाद उसे मेजर कर पाएंगे मनी में, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हमारा क्या है, इकोनॉमिक इवेंट। कोई भी घटना होनी चाहिए जो एक वित्तीय नेचर की होनी चाहिए, फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, प्लस मुद्रा में मापन संभव है, तभी हम उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे। केवल ट्रांजैक्शन इवेंट से ही कुछ नहीं होगा, वो ट्रांजैक्शन का नेचर हमारा फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए और उसे हम मनी में मेजर कर पाए, तो ही वो हमारा क्या बनता है, इकोनॉमिक इवेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बिल्डिंग परचेज करते हैं, तो बिल्डिंग परचेज करते हैं, उसके लिए हम कोई कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, तो वो पैसे में कन्वर्ट कर पा रहे हैं ना, उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, मॉनेटरी फॉर्म में उसको मेजर कर पा रहे हैं, तो ही वो हमारे लिए इकोनॉमिक इवेंट बनता है। ये जो इकोनॉमिक इवेंट है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल मतलब कोई आउटसाइडर पार्टी है, उससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे मशीनरी खरीदी है। और इंटरनल मीन्स हमारी संस्था के अंदर ही कोई ऐसा ट्रांजैक्शन और इवेंट है, तो उसे हम इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। जैसे सैलरी पेड, सैलरी पे की है हमने हमारे एम्प्लॉय को, तो ये कैसा है, हमारा इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, आइडेंटिफाई करना। किसको आइडेंटिफाई करना, इवेंट को आइडेंटिफाई करना। पहले इवेंट को आप आइडेंटिफाई करो कि वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है, वित्तीय प्रकृति का है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, मजदूरों की नियुक्ति, ये हमारे जो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट इवेंट है, लेकिन नियुक्ति की है, अपॉइंटमेंट हुआ है, तो क्या इसे हम इकोनॉमिक नेचर का माने, नहीं। मजदूरी का भुगतान, हाँ, अगर हमने वेजेस पे की है तो हम उसे फाइनेंशियल नेचर का कह सकते हैं। तो हमने हमारे इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसको मेजर करो। हाँ, मजदूरी का भुगतान हुआ है, हाँ ठीक है, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। कितना भुगतान किया है, मनी में मेजर करो इसे, रुपीज़ में लिखो इसे, तो ही हम उसे क्या करेंगे, आगे रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो आइडेंटिफाई करने के बाद, मेजर करने के बाद, अब हम उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जो भी इवेंट है, जो भी घटना है, उसे हमने चेक कर लिया कि वो इकोनॉमिक है या नहीं है, फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है, वित्तीय प्रकृति की है या नहीं है। अगर है तो हमने उसे मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर लिया। मॉनेटरी फॉर्म में भी उसे मेजर कर सकते हैं, तब उसे क्या कर लो, बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। कैसे रिकॉर्ड करना है, डेट वाइज रिकॉर्ड करना है, काल क्रमानुसार रिकॉर्ड करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है। सीरियल नंबर 1 2 3 नहीं आएगा, डेट वाइज आएगा। अब हमने हमारे इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया, रिजल्ट निकाल लिए, फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चल गई। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको कम्युनिकेट करेंगे, इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, इस लेखांकित सूचना को आगे संप्रेषित करेंगे। किसे, यूजर्स को। ये जो सूचना है, ये सही सूचना हम आगे दें, सही व्यक्ति को दें और सही समय पे दें। हमें लोन लेना है 1 अप्रैल को, तो बैंक ने हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाए हैं, लेकिन हमारे अकाउंट्स ही रेडी नहीं है, तो हम उन्हें अकाउंट्स दे ही नहीं पाए, तो सही समय पे नहीं प्रोवाइड करवा पाए, तो उसका यूज़ फिर रहेगा नहीं। हमने उन्हें बाद में प्रोवाइड करवाए हैं, तब तक हमने पैसा किसी और से ले लिया है, तो वो सही समय पे उपलब्ध नहीं हो पाई ना। तो इसीलिए कम्युनिकेशन का जो फ़ायदा है वो कब मिलेगा, जब हम सही सूचना सही व्यक्ति को सही समय पे ही उपलब्ध करवाएं। तो ये हमारा सेकंड एलिमेंट है अकाउंटिंग का। फर्स्ट एलिमेंट है इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए, उसे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसे हम मेज़र कर पाएँ, उसे हम रिकॉर्ड कर पाएँ, उसे हम कम्युनिकेट कर पाएँ। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन या संस्था।
इकोनॉमिक इवेंट किस में होंगे? जब हम कोई बिजनेस रन करेंगे तभी तो होगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, संस्था होनी चाहिए, चाहे उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो या ना हो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, ट्रस्ट भी होती है, तो वो संस्था होनी चाहिए, चाहे उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो या ना हो। अकाउंट्स तो सबको मेंटेन करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है यूज़र। हम जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसका अगर कोई यूज़ ही नहीं है, अगर इसका कोई यूज़र ही नहीं है, ये किसी के काम ही नहीं आने वाली, तो हम इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करेंगे? अगर ये ओनर के यूज़ ही नहीं आ पा रही, ये बैंक की यूज़ नहीं आ पा रही, या फिर गवर्नमेंट की यूज़ नहीं आ पा रही, तो इसका फिर बनाने का मतलब क्या हुआ? इसीलिए यूज़र भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अब बिजनेस खुद तो कुछ बोल नहीं सकता, बिजनेस की क्या कंडीशन है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? बिजनेस खुद थोड़े ना बोलेगा। बिजनेस के जो बुक्स हैं वो देख के हमें पता चलेगा कि इसकी बिजनेस की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो बिजनेस की लैंग्वेज किसे कहते हैं? अकाउंटिंग को। ये क्या करती है? यूजर्स को हेल्प करती है डिसीजन लेने में। तो हमारे एलिमेंट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है लेखांकन के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मुख्य उद्देश्य क्या है? डिसीजन के लिए सूचना उपलब्ध कराना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना फॉर डिसीजन मेकिंग, ये मुख्य उद्देश्य है। और अगर पूछे कि प्रथम उद्देश्य क्या है, हमारे जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है, उसे हम व्यवस्थित रूप से हमारी अकाउंट्स में, हमारी बुक्स में रिकॉर्ड कर पाएँ, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर पाएँ हम हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है? कि हम डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा पाएँ। अन्य उद्देश्य में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी करना कि हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है। अगर हमारी एसेट ज़्यादा होगी लायबिलिटी से, तो इसका मतलब क्या है? हमारी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है, मतलब कोई व्यक्ति है मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स की वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है अभी। ठीक है, तो हम क्या पता लगाएंगे कि इसके पास अभी एसेट कितनी है, इनके कितने घर हैं, इन्होंने कितना गोल्ड खरीद रखा है, या इनके पास कितनी एसेट है, या फिर इनके ऊपर कितना कर्ज है। अगर कर्ज ज़्यादा होगा, लायबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है ना। तो इसलिए बैलेंस शीट से हमें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अकाउंटिंग के लाभ, लेखांकन के लाभ क्या है? व्यवसाय के प्रबंधन में सहायक। ओनर्स को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, बिज़नेस को मैनेज करने के लिए हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा क्या है? ओनर को हेल्प करता है, हमारी जो अकाउंटिंग है ओनर को हेल्प करती है बिज़नेस को स्किलफुली मैनेज करने में। नेक्स्ट है पूर्ण व क्रमबद्ध लेखा। जब हम कोई बिज़नेस करते हैं तो डेली ट्रांज़ैक्शन होते हैं। अब 1 साल तक का प्रॉफ़िट क्या रहा, लॉस क्या रहा, ये सारी चीज़ें आप याद तो नहीं रख सकते। तो अगर आप इसे सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करेंगे, तो एंड ऑफ द ईयर आप पता लगा पाएंगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसलिए सिस्टमैटिक और कंप्लीट जो रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये क्या है? अकाउंटिंग से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है ऋण प्राप्ति में सुगमता, बता ही दिया था, अकाउंट्स के आधार पे वो हमें लोन दे सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉड के चांसेस कम है। तो अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखते हैं, स्ट्रिक्टली हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तो फ्रॉड के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है लेखांकन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। कमी सब में कुछ होती है, तो अकाउंटिंग को कैसे छोड़ दे दुनिया, इसमें भी कुछ कमियां हैं। पहली कमी क्या है? पर्सनल जजमेंट। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम क्या खरीदते हैं? प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, जिस पे हमें क्या लगाना पड़ता है? डैप लगाना पड़ता है। आपको पता है कि इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। ठीक है, तो जो बड़ी संस्थाएं हैं उनके लिए तो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, लेकिन जो छोटी संस्थाएं हैं या फिर कोई दो ऑप्शन है जिसमें से हमें एक पॉलिसी या फिर एक मेथड चूज करना पड़ता है, तो वहाँ पे डिसीजन किसका चलेगा? हमारा पर्सनल डिसीजन चलेगा। तो वहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो बायस हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए व्यक्तिगत निर्णय का जो है वो प्रभाव पड़ता है हमारे अकाउंटिंग पर। जो अकाउंटिंग है वो संकल्पनाओं पर आधारित है। हम क्या कहते हैं? जो भी एक्सपेंस होता है उसे क्या करो? डेबिट करो।
ठीक है, हमने मान लिया डेबिट करो, ये रूल है, लेकिन डेबिट क्यों करो? क्यों करना है डेबिट? इसके बारे में कोई कोई फैक्ट या कोई रीज़न नहीं है। तो जो भी हम करते हैं वो क्या है, संकल्पनाओं पर आधारित है। नेक्स्ट है अपूर्ण सूचना। नेक्स्ट है गुणात्मक सूचनाओं का अभाव। मतलब जैसे हमने क्या कहा कि ऐसा कोई भी ट्रांज़ैक्शन जो कि बिज़नेस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कर पाएँगे, रिकॉर्ड पर कर पाएँगे। लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं जिसे हम फाइनेंशियल नेचर का नहीं कहते, जो मनी में मेज़र भी नहीं हो सकता, लेकिन वो हमारे बिज़नेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस इवेंट से हमारे प्रॉफ़िट एंड लॉस को बहुत फ़र्क पड़ता है, फिर भी हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाते। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर पाते? क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, ठीक है? जैसे कुशल प्रबंधन। अब मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर वाई हैं, दोनों ने ही 10-10 हज़ार रुपए लगा के बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन इन्होंने प्रॉफ़िट बना लिया 40,000 का और ये प्रॉफ़िट बना पाए 20,000 का। तो कैपिटल सेम है, बिज़नेस भी ये लोग सेम कमोडिटी में कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफ़िट मिस्टर एक एक्स ने जो ज़्यादा कमाया, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, ठीक है? तो ये जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट है, ये जो है मनी में मेज़र नहीं हो सकता, ये फ़ाइनेंशियल नेचर का नहीं है, इसलिए हम इसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएँगे। तो गुणात्मक सूचनाओं को ये क्या करता है, रिकॉर्ड नहीं करता है। आजकल एक कांसेप्ट चल रहा है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये कहता है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी हमारे बिज़नेस के लिए क्या है, एसेट है। लेकिन इंसान की वैल्यू थोड़ी ना लगा सकते हैं आप, उसके कॉस्ट थोड़ी ना निकाल सकते हैं, इसीलिए वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, उसे मनी में मेज़र नहीं कर सकते, इसीलिए आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन उस इंसान की वजह से आपके बिज़नेस को प्रॉफ़िट बहुत हुआ है, उसका एक्सपीरियंस बहुत है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट तो है, बट आप इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएँगे। तो ये क्या है, गुणात्मक सूचना है। गुणात्मक सूचनाओं का अभाव होता है अकाउंटिंग में, ये इसकी एक कमी है। नेक्स्ट है मूल लागत पर आधारित। आपको पता है गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आसमान छू रही है। अब अगर 25 साल पहले की बात करते हैं, हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या कहते हैं, सोना इतने रुपए का था, अब भाव इसका ये हो गया है। अब किसी ने बहुत पहले का सोना खरीदा हुआ है और सस्ते प्राइस पे खरीदा हुआ है, वो अभी ज्वेलरी बना के बेच रहे हैं, ठीक है? तो उनको कॉस्ट तो क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है, लेकिन प्रॉफिट उनको क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अभी जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, गोल्ड लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे तो लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस पे तो लिखेंगे। एक्चुअल में इसकी कॉस्ट अभी बढ़ी हुई है, पहले कॉस्ट कम थी, लेकिन रिकॉर्ड हमें किस में करना पड़ेगा, हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, इसका मतलब हम जो हमारा प्रॉफिट है वो एक्चुअल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग। साल खत्म होने को है, मेरे बिज़नेस में काफ़ी लॉस हुआ है, बट मुझे हमारे बिज़नेस की जो कंडीशन है वो अच्छी बतानी है, तो मैं डमी ट्रांज़ैक्शन कर दूँगी। तो इससे क्या है, मेरा प्रॉफ़िट इन्फ्लेट हो जाएगा, प्रॉफ़िट बढ़ा के दिखा सकती हूँ मैं। तो ये क्या है, विंडो ड्रेसिंग है। अच्छे से मेकअप करना बिज़नेस के जो स्थिति को, ताकि हम बेटर प्रेज़ेंटेशन कर पाएँ हमारे रिज़ल्ट और हमारे जो फ़ाइनेंशियल कंडीशन को, ताकि हमें अच्छे से लोन मिले, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों। इसीलिए लोग क्या करते हैं, विंडो ड्रेसिंग करते हैं अपने अकाउंट्स की। नेक्स्ट है भावी अनुमान के लिए अनुचित, पूर्ण रूप से सही नहीं है। अगर हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बेस्ड संकल्पनाओं पर है, तो क्या उसके आधार पर हम फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं? फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो शत प्रतिशत सही नहीं होगी। तो पूर्ण रूप से सही नहीं होता, इसलिए भावी अनुमान के लिए अनुचित माना गया है। ये लेखांकन की सीमाएं हैं। अकाउंटिंग की में कुछ कमियां होते हुए भी इसे हमने अडॉप्ट कर रखा है, जो मैंडेटरी है हमारे बिजनेस के लिए। सक्सेसफुल बिजनेस अगर आप कर रन करना चाहते हैं अपना, तो अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण शब्दावली। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। पहला है एसेट। एसेट किसे कहते हैं? एसेट उसे कहते हैं जो हमारे बिजनेस में विद्यमान हो, एग्जिस्ट करती हो, जिसका कुछ अस्तित्व हो, वो सिर्फ बोलने में ना आए। हमारी प्लांट एंड मशीनरी है 21 लाख रुपए की, वो हमने लिख रखी है हमारे बैलेंस शीट में, लेकिन जाके देखो तो ऐसी कोई प्लांट एंड मशीनरी है ही नहीं, तो फिर वो हमारी एसेट नहीं है, ठीक है? तो
सबसे पहले तो हमारी एसेट क्या होनी चाहिए? विद्यमान होनी चाहिए। हमारी एसेट मूर्त, अमूर्त कुछ भी हो सकती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल कुछ भी हो सकती है। टेंजिबल का मतलब प्लांट एंड मशीनरी जिसे हम देख सकते हैं, और पेटेंट, पेटेंट का मतलब ये इंटेंजिबल एसेट है, इसे हम देख नहीं सकते। तो एसेट क्या है? एसेट विद्यमान होनी चाहिए हमारे बिजनेस में, टेंजिबल और इंटेंजिबल हो सकती है। और ये जो एसेट है इसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होना चाहिए, इसका कुछ मूल्य होना चाहिए। किसके लिए? व्यापार के स्वामी के लिए। अगर इसकी वैल्यू नील है, ज़ीरो है, तो हम इसे एसेट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है व्यवसाय चलाने में सहायक, बिजनेस को रन करने में ये यूज़फुल होनी चाहिए। एसेट कितने तरह की है? फिक्स एसेट होती है, करंट एसेट होती है। फिक्स एसेट का मतलब जो एसेट लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ आए हमारे बिजनेस में, लंबे समय तक हम इसे अपने बिजनेस में यूज़ कर सकें, जो हमारी प्रॉफिट कमाने की क्षमता को बढ़ाती है। मान लो मेरे पास मशीन ए है, अब मैं मशीन बी भी खरीदना चाहती हूँ। मशीन ए जब तक थी मेरे पास 1 लाख रुपए का मुझे प्रॉफिट होता था। अब मशीन बी है मेरे पास, इससे मेरा प्रॉफिट क्या है? 20,000 बढ़ जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट केवल 1 साल थोड़ा ना बढ़ेगा, हर साल ही बढ़ेगा। तो प्रॉफिट कैपेसिटी मेरी इंक्रीज हो रही है, उसे भी हम क्या कहते हैं? फिक्स एसेट कहते हैं। नेक्स्ट है करंट एसेट। करंट एसेट ऐसी एसेट है जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे बिजनेस में यूज आती है, जैसे वर्किंग कैपिटल। लेखांकन अवधि में ये जो करंट एसेट है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? कैश में। हमने माल बनाया, ठीक है, और माल एट द एंड वो क्या बन गया? करंट एसेट ऐसे एसेट जिसे हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज लेते हैं हमारे बिजनेस में, जैसे वर्किंग कैपिटल। बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ पैसे की तो आवश्यकता है ना, जिससे हम रॉ मटेरियल खरीद सके, या अगर ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो हम माल खरीद सकें उसको रीसेल करने के लिए। तो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो इसमें कुछ हमारे स्टॉक भी होते हैं, जो अनसोल्ड स्टॉक है, जो साल के अंत में जो बिना बिका रह गया है, जो अभी तक सेल नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर में हम उसको सेल करेंगे। तो वो क्या है? हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो कभी ना कभी तो वो सेल होगा ना, सेल होगा तो वो क्या बन जाएगा? कैश बन जाएगा। तो ऐसे ही जो करंट एसेट है वो हमारे लेखांकन अवधि में कैश में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब ऐसा भुगतान जो हमें किसको करना है? बाह्य पक्षकार को करना है। आउटसाइडर पार्टी को अगर आपको कोई पेमेंट करना है तो उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। ओनर ने अगर कैपिटल लगाई है बिजनेस में, तो ठीक है, वो लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, लेकिन वो लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है। तो ओनर्स कैपिटल लाइबिलिटीज में नहीं आएगी। ये जो लाइबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म हो सकती है, मतलब ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ऐसा लोन हमने लिया है जिसे हमें रीपे करना है 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद अगर आपको लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है कैपिटल। स्वामी द्वारा लाई गई पूंजी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की तो आवश्यकता होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अगर बिजनेस में हमें प्रॉफिट होता है तो ये कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर लॉस होता है तो कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्च जिसका लाभ हमें 1 साल से ज़्यादा तक मिलेगा, ठीक है। जैसे वो मशीन का एग्जांपल है, मशीन लाए हैं हम तो प्रोडक्शन करेंगे, तो मशीन से केवल 1 साल ही प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं, आगे भी होगा। तो ऐसा खर्च जिसका लाभ हमें 1 साल से अधिक समय तक मिले, जिससे क्या होता है? हमारे लाभ कमाने की क्षमता में वृद्धि होती है। ऐसा जो एक्सपेंस है वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। खरीदते रहते हो क्या मशीन? नहीं, कभी कभी खरीदी जाती है, तो उसका जो नेचर है वो नॉन रेकरिंग नेचर है। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्च जिसका लाभ हमें 1 साल तक मिले। हमने मिस्टर ए को अपॉइंट किया है और उनको सैलरी दी है, तो सैलरी हमने 1 साल की दी है, तो काम भी क्या करेंगे? वो 1 साल तक करेंगे। 1 महीने की सैलरी दी है तो काम क्या करेंगे? 1 महीने के लिए करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में उनको सैलरी और देनी पड़ेंगे। तो ऐसा खर्च जिसका लाभ हमें 1 साल तक मिले, ऐसा क्या है? रैकरिंग नेचर का एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट है डेटर। जिससे हमें पैसा लेना है वो क्या कहलाते हैं? डेटर। और जिसको हमें पैसा देना है वो क्या कहलाता है? क्रेडिटर। गुड्स मतलब जिस वस्तु में या जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? गुड्स। कॉस्ट का मतलब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो
उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्च किया गया है वो क्या कहलाता है? कॉस्ट। नेक्स्ट है स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक कब चेक करना है हमें? निश्चित समय पे। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारा। सितंबर के टाइम में मैं बोल दूं ये माल तो अभी तक मेरा बिका नहीं है, तो क्या वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा? नहीं। सितंबर तक की तो नहीं बिका है ना, हो सकता है अक्टूबर में सेल हो जाए, नवंबर में सेल हो जाए। 31 मार्च तक का टाइम है, तब तक सेल हो जाएगा तो ठीक है। 31 मार्च तक सेल नहीं हुआ तो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो यही कहा है निश्चित समय पे अनसोल्ड स्टॉक। परचेज। परचेज तो हम मशीनरी भी करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट भी परचेज करते हैं, तो उसे क्या परचेज कहते हैं क्या? नहीं। विक्रय के उद्देश्य से ऐसी वस्तु हमने खरीदी है जिसे हमें वापस क्या करना है? सेल करना है। सेल करने के उद्देश्य से अगर आपने कोई गुड्स खरीदा है तो वो क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है, चाहे आपने नकद खरीदा हो चाहे उधार खरीदा हो। सेल्स का मतलब विक्रय के उद्देश्य से खरीदे गए माल को प्रतिफल के बदले ट्रांसफर करना। मशीनरी खरीदी है, मशीनरी क्यों खरीदी है आपने? ताकि आप इसे प्रोडक्शन में यूज ले सको, तो रीसेल के पर्पज से खरीदी है क्या? तो इसको अगर मैंने सेल कर दिया तो क्या वो सेल कहलाएगा क्या? नहीं। स्टेशनरी का मेरा काम है, मैंने खरीदी है और वापस मैंने उसको सेल करी है, तो सेल करने के उद्देश्य से जब खरीदी थी अब उसको सेल कर रही हूँ, पैसे लिए हैं मैंने, पैसे के बदले मैंने वो स्टेशनरी ट्रांसफर करी है, तो वो क्या कहलाएगा? सेल्स कहलाएगा। प्रॉफिट का मतलब क्या है? आमदनी का व्यय पर आधिक्य। आमदनी ज्यादा है किससे? व्यय से। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। अगर इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट, अगर व्यय ज़्यादा है तो लॉस। गेन का मतलब, प्रॉफिट और गेन पहली बात तो सेम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। गेन का मतलब है आकस्मिक घटना या नॉन रिकरिंग इवेंट से जो भी लाभ होता है उससे गेन कहते हैं। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से जर्नल में क्या की जाती है? एंट्रीज। अगर हमारे जर्नल में कोई ऐसी एंट्री है जिसको सपोर्ट करने के लिए वाउचर नहीं है तो ये क्या करता है? फ्रॉड इंडिकेट करता है। वाउचर का मतलब क्या है? ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट जो सत्यता को बताता है, किसकी? लेन देन की सत्यता को बताता है। नेक्स्ट है अगर हमने नकद माल खरीदा है, पेमेंट किया है हमने कैश में, तो हमें क्या मिलता है? कैश मेमो। अगर हमने उधार माल खरीदा है तो हमें इनवॉइस मिलता है, और जब हम पेमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? रिसीट। नेक्स्ट है डिस्काउंट। बिजनेस में दो तरह के डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किस लिए है? ताकि हम हमारी सेल्स को बढ़ा पाए, इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट का मतलब है हमें जल्दी से जल्दी कैश रिकवरी हो जाए, जो हमने उधार माल बेचा है हमें जल्दी से जल्दी कैश की रिकवरी हो जाए, जल्दी पेमेंट हमें मिल जाए, इसीलिए उससे क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट देते हैं, इसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राइंग। मिस्टर एक्स का बिजनेस है स्टेशनरी का। मिस्टर एक्स के बच्चे को पेंसिल पेन चाहिए तो उन्होंने अपने दुकान से ले जाके अपने बच्चे को दे दी। तो पर्सनल यूज़ के लिए अगर उन्होंने बिजनेस से कोई गुड्स निकाला है या बच्चे की फीस पे करने के लिए लॉकर से पैसे निकाल लिए तो वो हमारी क्या कहलाएगी? ड्राइंग। नेक्स्ट है अकाउंट। किसी व्यक्ति जैसे मिस्टर एक्स का अकाउंट, किसी वस्तु जैसे मशीनरी का अकाउंट। आय व्यय से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को एक निश्चित अवधि में क्रमवार लेखांकित करना, डेट वाइज रिकॉर्ड करना, उसे क्या कहते हैं? अकाउंट। अब है वन लाइनर। प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग आपके सिलेबस में लिखा है तो उससे रिलेटेड वन लाइनर लेके आई हूँ मैं कुछ। पहला है अकाउंटेंसी इज स्पेशल एरिया ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस और प्रैक्टिस यूज्ड इन अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो लेखा शास्त्र में, जो अकाउंटेंसी में यूज की जाती है। नेक्स्ट है बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेस क्या है? बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी द होल नॉलेज, द होल प्रोसेस, जो थ्योरी है, जो प्रैक्टिस है, जिसमें क्या क्या शामिल होते हैं? अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। तो बता दो अकाउंटेंसी में फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा?
बुक कीपिंग, और सेकंड स्टेप में क्या आएगा, अकाउंटिंग। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग किस पे आधारित है, लेखांकन किस पे आधारित होती है, जो डेबिट क्रेडिट करते हैं, जो कहते हैं कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का स्वामी अलग होता है, तो ये सारी चीज पे किस पे आधारित होती है, ये रूल्स और प्रिंसिपल पे आधारित होती है। ये रूल्स और प्रिंसिपल किसने स्टैब्लिश किए हैं, किसने बनाए हैं, अकाउंटेंसी ने। नेक्स्ट है बुक कीपिंग रेफर्स टू रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। किस में रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट है बुक कीपिंग क्या है, फर्स्ट पार्ट है अकाउंटिंग का, पता है हमें, ये तो नींद में बता सकते हैं हम। नेक्स्ट है बुक कीपिंग रूटीन वर्क है और हमारा अकाउंटिंग एनालिटिकल वर्क है। बुक कीपिंग वर्क कौन कर सकता है, नॉन एक्सपर्ट भी कर सकता है, क्लर्क भी कर सकता है। बुक कीपिंग के लिए स्पेशल स्किल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। बुक कीपिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो क्या स्टार्ट हो जाता है, अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो क्या स्टार्ट होता है, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या स्टार्ट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन। अकाउंटेंसी क्या है, होल प्रोसेस है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग में क्या क्या आता है, रिकॉर्डिंग प्लस क्लासिफिकेशन। आपके इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, बट फिर भी हम थोड़े जो भी फैक्ट हैं वो थोड़ा देख लेंगे तो कोई लॉस नहीं है हमें, बाय चांस एग्जाम में आ जाए। तो नेक्स्ट है वाणिज्य नगरी किसको कहा जाता है, बेबीलोनिया में सबसे पहले कहा जाता है कि अकाउंटिंग के जो साक्ष्य हैं वो यहीं से मिले थे। नेक्स्ट है उन्नत लेखांकन पद्धति का जो वर्णन किया गया है भारत में, वो किस बुक में मिला है, अर्थशास्त्र बुक में, जो किसने लिखी थी, कौटिल्य ने। कौटिल्य कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री। नेक्स्ट डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री जो अकाउंटिंग है वो किस पे बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहती है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, दो साइड पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपने 10,000 रुपये डेबिट किए हैं तो आपको 10,000 रुपये क्रेडिट भी करने पड़ेंगे। हर इवेंट का, हर ट्रांजेक्शन का डबल साइड पे इफेक्ट पड़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। इसका जन्म कहाँ हुआ, इटली में हुआ, 15वीं शताब्दी के अंत में। किसने किया, 1494 में लुकास पैसियोले ने किया। अपनी बुक लिख के, डी कंपेसेट स्क्रिप्चर, किताब का नाम आपको याद होना चाहिए। ये इटालियन थे तो लैंग्वेज भी वही होगी, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया, ह्यूज ओल्ड कैसल ने 1543 में। फिर हमारे जो सिलेबस में है बुक कीपिंग के सिद्धांत हैं, पुस्तपालन के सिद्धांत हैं, तो इससे रिलेटेड एक किताब है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नामक पुस्तक किसने लिखी, एडवर्ड जॉन्स ने लिखी, 1795 में लिखी। कब लिखी, 1795 में लिखी। और लुकास पेसियोले ने कौन सी बुक लिखी है, 1494 में, डी कंपेसेड स्क्रिप्चर्स, जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था लंदन वाले ह्यूज ओल्ड कैसल ने 1543 में। अकाउंटिंग को साइंस और आर्ट दोनों कहा है। AICPA ने क्या कहा है इसे, अकाउंटिंग क्या है, सर्विस फंक्शन है। अकाउंटिंग हमें परिमाणात्मक सूचना प्रदान करता है, हमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है RN एंथनी, इन्होंने भी अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है लेखांकन प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप से एकत्रित करने, सारांशित करने, विश्लेषित करने और सूचित करने का एक साधन है, एक जरिया है। डेबिट और क्रेडिट की उत्पत्ति कब हुई, 12वीं शताब्दी में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का विकास कब हुआ, 20वीं शताब्दी में। कुछ कमियां थी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इसीलिए किसका जन्म हुआ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। पुस्तपालन लेखांकन का एक भाग है। पुस्तपालन, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग में शामिल होता है। बुक कीपिंग से हम डिसीजन नहीं ले सकते, अकाउंटिंग से हम डिसीजन ले सकते हैं। तो पुस्तपालन का जो एरिया है, जो स्कोप है, वो क्या है, संकुचित है, और लेखांकन का जो स्कोप है वो वाइडर है, ब्रॉडर है, विस्तृत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, उसका निर्माण किस में होता है, अकाउंटिंग में होता है, पुस्तपालन में नहीं होता है। अब आपसे अकाउंटिंग की ब्रांचेस भी पूछ ली जाती है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
जिसमें हम सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंट्स रखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल लगाते हैं और हमारी वित्तीय स्थिति की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं फिर उसको सेल कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर हमारे बिजनेस में हो रही है तो उसमें हमें क्या करना है, कॉस्ट भी तो पता लगानी पड़ेगी ना, कि अगर हम पेन बना रहे हैं तो उस पेन की कॉस्ट कितनी आ रही है, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इसकी 10 रुपये कॉस्ट आ रही है और हम इसे कम करना चाहते हैं, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को कंट्रोल भी करना चाहते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, कॉस्ट असर्टेनमेंट भी होता है, कॉस्ट का निर्धारण भी होता है और कॉस्ट कंट्रोल भी होता है। कॉस्ट असर्टेनमेंट प्लस कॉस्ट कंट्रोल भी शामिल है किसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट बिजनेस रन करता है, बिजनेस को चलाता है, तो इसके लिए उनको क्या होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ज़रिए वो क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं और अपने बिजनेस को एफिशिएंटली रन करते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। 20 साल पुरानी एसेट है, प्राइस कम होगी, अब तो प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चल पाता, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता नहीं चल पाती। तो प्रेजेंट लेवल पे रिकॉर्ड करना, जो करंट प्राइस है, अभी जो वर्तमान में जो प्रचलित मूल्य है, उस पे हम हमारी एसेट को, हमारी लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम करंट सिचुएशन हमारे बिजनेस की पता लगा पाएँ। तो वही क्या होती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होती है। महंगाई का हमारे बिजनेस पे क्या असर पड़ा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या असर पड़ा, ये पता लगाने के लिए क्या होता है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है पुस्तपालन के मुख्य उद्देश्य। तो बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, वित्तीय लेन देनों का पूर्ण अभिलेखन, प्रॉपर रिकॉर्डिंग किसका, ट्रांजैक्शन का, जो ट्रांजैक्शन क्या है, फाइनेंशियल नेचर के हैं और इसका हमारे बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी देखते हैं। 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने लेखांकन के कुछ कार्य बताए हैं। ये कार्य क्या बताए हैं, मापांकन, मनी में मेजर करना, आइडेंटिफाई करना, पूर्वानुमान, फॉरकास्ट करना, पिछले साल ये प्रॉफिट था, इस साल ये है, तो आगे क्या होने की चांसेस हैं। डिसीजन मेकिंग, पिछली बार हमने 10,000 यूनिट्स बनाई थी, इस बार हमारी वो पूरी सेल हो गई, इस बार हमने 8,000 बनाई थी, वो भी पूरी सेल हो गई, मतलब नेक्स्ट ईयर अगर हम ज़्यादा बनाएं तो वो भी हमारी सेल हो सकती है। या फिर पिछली बार हमें 1 लाख वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता थी, इस बार हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी लगी, 1,20,000, तो वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ रही है, तो हमें नेक्स्ट ईयर अपनी वर्किंग कैपिटल थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे डिसीजन लेने के लिए भी मैनेजमेंट को किसकी ज़रूरत होती है, अकाउंटिंग की। नेक्स्ट है अकाउंटिंग का कार्य जो बताया है लेखांकन सिद्धांत बोर्ड ने, वो क्या है, कंट्रोल करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्या रीज़न है, तो वो रीजंस को भी कंट्रोल करना। तो ये सब क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने लेखांकन के कार्य बताए हैं। क्या कार्य बताए हैं, मापांकन, पूर्वानुमान, निर्णयन, नियंत्रण। नेक्स्ट है लेखांकन सूचना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की गुणात्मक विशेषता, क्या क्वालिटीज़ है, ये जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है। तो पहली क्या है, रिलायबिलिटी, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिस पे हम या जो आउटसाइडर पार्टी है वो क्या कर सके, विश्वास कर सके। अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम पे हमारे जो अकाउंट्स रखेंगे, तो इस पे जो रिजल्ट आएगा, इसका जो फाइनेंशियल पोजीशन की जो जानकारी मिलेगी, उस पर हम क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है रेलेवेंस, ये हमारे जो भी हम डिसीज़न चाहते हैं या जो भी हमारा उद्देश्य है उससे रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने लायक होनी चाहिए हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, एक सामान्य इंसान समझ सके। कंपैरेबिलिटी, आप अकाउंट्स ऐसे बनाओ, आपने 2024 में डेप्रिसिएशन का मेथड लगाया है WDV, लास्ट ईयर में आपने लगाया था SLM, तो क्या आप कंपेयर कर पाएंगे, नहीं। तो हमारी अकाउंटिंग जो मेथड्स है, जो प्रिंसिपल्स है, जो पॉलिसीज़ है, वो सेम रहनी चाहिए ताकि हम क्या कर पाएँ, उसको कंपेयर कर पाएँ। एक इंडस्ट्री है, मान लो स्टेशनरी वाली इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो जो दो इंसान बिजनेस कर रहे हैं वो अपने प्रॉफिट को कंपेयर कर पाएँ,
तो इसीलिए क्या बनाते हैं हम, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी हेल्प करता है कंपेयर करने में। हम चाहे तो खुद के रिजल्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, हम चाहे तो हमारे रिजल्ट किसी और बिजनेस फर्म से भी कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शन है, अकाउंटिंग के क्या क्या कार्य हैं? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, मेजर करना, फोरकास्टिंग करना, डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कंट्रोल करना, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। नेक्स्ट है फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फाइनल फंक्शन क्या है, अंतिम कार्य क्या है? इंटरप्रेट करना, जो भी बिजनेस रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट करना। तो यहाँ हमने क्या क्या देख लिया है, हमने मीनिंग कर लिया है, डेफिनेशन कर ली है, कंपैरिजन कर लिया है, एलिमेंट कर लिए हैं, ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, एडवांटेज भी कर लिए हैं, लिमिटेशंस भी कर ली है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी कर ली है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी कर ली है। अब कुछ एक एमसीक्यूज मेरे पास है। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? लुकास पैसियोली। डबल एंट्री सिस्टम पर सबसे पहले बुक किसने लिखी थी इन इंग्लिश? इंग्लिश में किसने लिखी थी? एडवर्ड जॉन्स ने, याद है? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। लेखांकन की सीमा क्या कमी है? अपूर्ण सूचना, यही कमी है। कंपैरिजन तो एक एडवांटेज है, लाभ हानि की सूचना मिलना ये भी एक एडवांटेज ही है। विश्वसनीयता ये तो क्वालिटी है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। व्यवसाय प्रारंभ करते समय व्यवसाय का स्वामी जो धनराशि लाता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता इंटरनल यूजर कौन है? क्रेडिटर, ये तो आउटसाइडर हो गया। कस्टमर, ये भी आउटसाइडर है। बैंक, ये भी आउटसाइडर है। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? प्रबंधक। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का दर्पण, वित्तीय स्थिति किससे पता चलती है? ट्रेडिंग पैनल से क्या पता चलता है? लाभ हानि। ट्रायल बैलेंस से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है कि वो गणितीय शुद्धता है या नहीं है। बैलेंस शीट से पता चलता है कि हमारे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है। लेखांकन सूचना के बाह्य उपयोगकर्ता है। एक्सटर्नल यूजर कौन है? स्वामी, ओनर, ये तो इंटरनल हो गया। कैशियर, ये भी इंटरनल हो गया। मुख्य प्रबंधक, ये भी इंटरनल हो गया। क्रेडिटर, तो ये कौन है? बाह्य उपयोगकर्ता। कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण कौन सा है? किराया, नहीं, ये तो नॉमिनल नेचर का है, रेकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है। लाभांश, डिविडेंड पे करना, ये तो हर साल पे करना पड़ता है कंपनी को। कमीशन, कमीशन तो देना पड़ता है हर साल। फर्नीचर, फर्नीचर हर साल थोड़ा ना खरीदते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जो फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रहा है, वो हर साल बिजनेस फर्नीचर नहीं खरीदेगा ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण क्या हो गया? फर्नीचर। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप एंड विश ये क्लास आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आप इसको रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। कल मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो BYQ है बुक कीपिंग से रिलेटेड वो डिस्कस कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम BYQ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।